हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पाठ 8 कोशिका एवं उसके संरचना और प्रकार्य को पूरा पढ़ा था, उसको पढ़कर ख़त्म किया था और आपको उम्मीद है अच्छी तरह वो समझ आया होगा और आपने समझा होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर की तरफ। जी, तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न कथन ट्रू है अथवा फॉल्स, यानी सत्य है अथवा असत्य है, आपने ये छांट लिया। पहला, एक कोशिकीय या एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिक जैसे नाम है उसमें इसका उत्तर है, तो इसका मतलब यह क्या है? ट्रू है, यह ट्रू है। एक कोशिकीय जीव में हमेशा एक ही कोशिका होती है। दूसरा, पेशी कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं। पेशी कोशिकाएं शाखान्वित होती है या तंत्रिका कोशिका शाखान्वित होती है? तो यह क्या है? फॉल्स। तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती है? शाखान्वित होती है, पेशी कोशिकाएं नहीं होती है। ग, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। मूल संरचना अंग होती है या कोशिका होती है? तो ये भी गलत है, किसी जीव की मूल संरचना होती है आपकी कोशिका, तो ये भी आपका फॉल्स रहेगा। घ, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, एक निश्चित आकृति नहीं होती है। जब मैंने आपको पाठ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसकी आकृति बिल्कुल बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू इनटेक ऑफ फूड एंड रिलीजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी खाना लेना और खाने के बाद उसको पचाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना, उसके अनुसार इसकी पादाब की पोजीशन बदलती रहती है, इस कारण इसकी आकृति अनियमित होती है। तो यह क्या है? ट्रू है। इसमें क और घ ट्रू है, बाकी फॉल्स है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए तथा तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है उसको भी बताइए। तो तंत्रिका कोशिका का चित्र वैसे किताब में दिया हुआ है, ऊपर देख लेते हैं। चलिए, आपका तंत्रिका कोशिका चित्र ये है, ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, ये वाली तंत्रिका कोशिका है, ये आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार तंत्रिका कोशिका होती है। अगर इनको भी आपने लिखना जरूर है। ये जो बाहर की जो आपको दिख रहे हैं धागे जैसी संरचना, इनको बोला जाता है ध्रुमिकाएं। क्या बोला जाता है इनको? ध्रुमिका। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इस तरफ से लिख सकते हैं इनको ध्रुमिका। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये इनको आप बोल सकते हैं ध्रुमिका। ध्रुमिका, यहाँ की राइटिंग थोड़ी सही नहीं रहेगी पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो गया ध्रुमिका। ठीक है, इसके बाद ये जो भाग इसका जहाँ से ये स्टार्ट हो रही बॉडी इसकी, इसको बोल देते हैं आप कोशिका, कोशिका काय या साइटोन, कोशिका काय। ठीक है, ये हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपको पता ही है। तो आप लिखेंगे इसको, सभी बच्चे जो हैं इसको नोट करेंगे, लिखेंगे। ये केंद्रक हो गया। इसके बाद ये जो भाग होता है आपका, जहाँ इनको बोलता है एक्सॉन, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन। और साथ में ये जो दोनों जो जुड़े हैं आपस में, इसको बोला जाता है, इसको जहाँ ये दो जुड़े हैं एक्सॉन, इस पॉड को बोला जाता है आपका ये जो पॉइंट है जहाँ से जुड़े होते हैं ना ये दोनों, देखिए दोबारा से, इसको बोला जाता है आपका तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और ये इसको बोला जाता है कोशिका का अंतिम सिरा। ठीक है, ये अंतिम सिरा हुआ ना कोशिका का, ये वाला भाग अंतिम सिरा हो जाता है, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। तो इस प्रकार जो है यह चित्र हो जाता है आपका तंत्रिका कोशिका का। चलिए वापस प्रश्न पे चलते हैं। तो मानव तंत्रिका का आपको मैंने चित्र बता दिया। अब ये कोशिका क्या कार्य करती है ये बताता हूँ। तंत्रिका कोशिका सिग्नल को ट्रांसफर करती है, यानी संदेश ले जाती है और लाती है। किसी एक भाग से संदेश ले जाकर दूसरे भाग तक पहुंचाती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य कार्य संदेशों का आदान प्रदान होता है। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 3, कोशिका द्रव्य और कोशिका केंद्र पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो कोशिका द्रव्य पे क्या होगा आपका? कोशिका द्रव्य आपको पता, जैसे मैंने बताया, कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है कोशिका का मुख्य भाग होता है, जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है।
कोशिका द्रव्य में बहुत सारे, कोशिका द्रव्य एक जेली नुमा पदार्थ होता है। इसके अंदर जो है बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी उपकरण आदि। तो ये होता है कोशिका द्रव्य। दूसरा कोशिका का केंद्रक। तो केंद्रक जो है, केंद्र कोशिका के लगभग केंद्र में स्थित होता है। इसके बाहर जो है एक झिल्ली होती है, उसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सरंध्र होती है, जिसके अंदर छिद्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कोशिका के जो भाग होते हैं, जो अंदर जो कोशिका केंद्र के अंदर जो फ्लूइड होता है, उसको बाहर जाने में और बाहर के फ्लूइड को अंदर आने में सहायता करते हैं, यानी आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो केंद्रक जो आपका सेंटर में उपस्थित होता है, इसके बाहर केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्र के अंदर एक केंद्रिका होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एक गोलाकार संरचना होती है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। फिर इसके बीच इसके अलावा धागे की तरह संरचनाएं होती है, जिसको बोला जाता है गुणसूत्र और क्रोमोसोम्स। तो इसके अंदर जो है जीन्स होती हैं। जीन्स क्या करती हैं, माता पिता से उनके बच्चों में गुणों को स्थानांतरित करती हैं। तो ये हो गया आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो इस प्रकार आप इन पे 3-3 लाइनें या 4-4 लाइनें संक्षिप्त नोट के रूप में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिकेंद्रक। तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य। अगले भाग की तरफ, पाठ प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर बताइए। तो मैंने आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया तब मैंने आपको बता दिया है। फिर एक बार ऊपर चलते हैं, हम चैप्टर में देख लेते हैं, इसका तो चैप्टर नहीं है। तो आप इस तरह से चित्र बनाएंगे इनका, ठीक है। ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, और इसमें आप बताएंगे उनमें अंतर। पहला है कोशिका झिल्ली भित्ति का अंतर। पादप में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर है रिक्तिका का। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है या तो होती नहीं। तीसरा अंतर है क्लोरोप्लास्ट का। पादप कोशिकाओं में हरे रंग के वर्णक होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा और क्या अंतर होता है इसमें? हाँ, पादप कोशिका में केंद्रीय झिल्ली होती है, जंतु कोशिकाओं में भी केंद्रीय झिल्ली होती है, कई बार नहीं होती है, अवश्य नहीं होती है। तो ये आप उत्तर के अंतर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इनका चित्र बनाएंगे आप, और उनके चित्रों की सहायता से आप प्रश्न नंबर 5 भी हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 6 में यूकेरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर है? तो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स ऐसे जीव जिन कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाएं जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्रीय झिल्ली होती है, उनको कहा जाता है यूकेरियोट्स, और जिनके अंदर केंद्रीय झिल्ली एब्सेंट होती है, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। और ऐसे जीव जिनकी जो केंद्र की झिल्ली जिनके अंदर होती है, उनको कहा जाता है यूकेरियोटिक कोशिका, और जिनके अंदर जो है यह एब्सेंट होती है, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इस प्रकार इनका अंतर हो जाता है। फिर प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो आपको पता है कोशिका में क्रोमोसोम तथा गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, और उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है माता पिता से गुणों को, उनके आनुवंशिक गुणों को उनकी बच्चों में या बच्चों के बच्चों में स्थानांतरित करना। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जो होते हैं, आनुवंशिक कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। अगले प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 8। सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई समझाइए। देखिए, जब मैंने एक चैप्टर शुरू किया था, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जिस प्रकार भवन का निर्माण होता है ईंट जोड़कर, तो उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है एक कोशिका के द्वारा। तो इस प्रकार जो है कोशिका हमारी क्या हुई? मूलभूत संरचनात्मक इकाई हुई। अब जब आपकी भवन में ईंटें नहीं लगी तो पूरी दीवार भी गिर सकती है। मान लीजिए कि दीवार आपने 1000 ईंटें लगाई हुई है, अब आप क्या करते हो, उस दीवार में से आप बीच वाली जो है 10-15 ईंटें निकालते हो, तो दीवार गिर सकती है। इसी प्रकार जो है हमारे शरीर का भी जो अगर कोशिका खत्म हो जाए तो नष्ट हो जाए। यानी हमारा शरीर जो है या जीव जितने भी जीव है, जीवित प्राणी है, उन सबकी मूलभूत इकाई है, ठीक है।
जब आप कोशिका देखिए कोशिका जो है एक समान कार्य करने वाली कोशिका जो होती है ऊतक का निर्माण करती है, फिर ऊतक जो है मिलकर जो है एक समूह बनाकर जो है अंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है विभिन्न अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो जो मूलभूत इकाई है, संरचनात्मक इकाई, वो है हमारी कोशिका ही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं, सबसे अंतिम प्रश्न की ओर। बताइए क्लोरोप्लास्ट तथा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? अब देखिए ये भी मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था आपको ये प्रश्न पूरी अच्छी तरह समझाया था। पादप कोशिकाओं में ही क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल वो पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पादप कोशिकाएं केवल या ये बोलते हैं कि पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी जीव होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो केवल पादप कोशिकाओं में ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की सहायता से पौधे अपना भोजन स्टार्च अथवा मंड का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए यह केवल पौधों में ही पाया जाता है, जबकि जंतुओं में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती प्रकाश संश्लेषण, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे हमेशा परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। तो यही कारण है पादपों में ही केवल हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये आपका 1 से लेकर 9 तक सारे प्रश्न होंगे इस चैप्टर के भी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो आप जब भी इनको लिखेंगे तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और बीच में जो है नोट कर सकते हैं, और जो आपको मैंने बोला है वो आपको नोट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है ये चैप्टर पूरा होता है। कक्षा 8 का पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो हमने इस पाठ को शुरू से अंत तक हर टॉपिक को कवर किया है, अच्छी तरह पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आए होंगे। फिर आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के 1 से 9 तक सभी प्रश्न भी किए, जो आपको समझाया बताया। तो उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।